हेलो शिवानी। हेलो सर। जो कल हमने किया था उसमें से कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। ओके, सो आज हम इसमें एक्सेल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एक्सेल क्यों, अब पहले एक देखते हैं कि हम जो यहाँ पर टूल यूज करने वाले हैं टू फॉर द एनालिसिस, है ना। तो टूल फॉर एनालिसिस, ओके। सो टूल फॉर एनालिसिस में फर्स्टली हम जो है टूल्स लिखते हैं। टूल्स फॉर एनालिसिस में फर्स्ट वी टेक एक्सेल। फर्स्टली वी टेक एक्सेल because Excel is basic, है ना, and we think everybody know about the Excel, है ना, and some hands-on also. So that's why we start with the Excel, and we explore the basic and what is the term we are using in data analysis, है ना। तो उसके लिए हम Excel को यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहला टूल हमारे पास में फॉर डेटा एनालिसिस हमारे पास में एक्सेल है। बिकॉज इसलिए कि हम जो डेटा एनालिसिस में जो हम प्रोसेस करते हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपके पास में डेटा स्टोर करना, है ना, डेटा स्टोर। तो एक्सेल इज अ डेटा स्टोर टूल, है ना। और सबसे पहले अगर हम कोई भी, जैसे हमने कल देखा कि हम हमारे पास में अगर कोई भी, इफ़ यू वांट टू फाइंड दी सम insights from the data, so data must be in arrange form, है ना। डेटा एक प्रोसेस करना है, उसको डेटा को अरेंज करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है ना। दैट ऑल कम अंडर द डेटा स्ट्रक्चर, है ना। डेटा स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर डेटा। तो आपको क्या करना है, तो उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करना है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट एंड चीपेस्ट टूल है दैट इज द एक्सेल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को स्टोर करेंगे, है ना। क्योंकि अगर डेटा स्टोर नहीं है, डेटा अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, डेटा अगर स्ट्रक्चर नहीं है, डेटा अगर प्रोसेस नहीं है, तो वो जस्ट आपके पास में डेटा है, उसके अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन हम गैदर नहीं कर पाएंगे। एंड आवर ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द इनसाइट्स, है ना। तो उसके लिए डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद इफ वी हैव द डेटा, देन नेक्स्ट स्टेप डेटा कैलकुलेशन। ओके, तो आपके पास में नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा डेटा कैलकुलेशंस का। ओके, डेटा कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या है कि एक्चुअली बहुत सारी फैसिलिटी दी हुई है। लाइक हमें फार्मूला एंड फंक्शंस हैं, फार्मूला एंड फंक्शंस एक्सेल के अंदर, है ना। तो हम उनको यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशंस। ओके, तो सेकेंड एडवांटेज टू यूज द एक्सेल इज कि हमें formula and functions, and what is the formula and functions, and what is the need of formula and function, and how to use the formula and function, वो हम यहाँ पे लर्न करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में आता है। तो सेकेंड स्टेप हमारे पास में ये हो गया। देन डेटा समराइजेशन। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, अपने डेटा जब कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लिया है तो उसके बाद हम डेटा का समराइजेशन परफॉर्म करते हैं। समराइजेशन मतलब क्या होता है, समराइजेशन का मतलब ये होता है कि डेटा जो है बहुत ही लार्ज फॉर्म में है। तो लार्ज फॉर्म में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इस डेटा के अंदर क्या चल रहा है, हमें लॉस हो रहा है या डेटा में क्या ट्रेंड है, क्या आपके पास में उस डेटा का ट्रेंड कैसा है, डेटा में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इस तरह की चीज़ों को फाइंड करना है। तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम शॉर्ट फॉर्म में
कर लेते हैं। तो वो शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, विदाउट चेंजिंग द मीन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, आपको उसको सॉर्ट करना है। तो उसके लिए आपके पास में है डेटा समराइजेशन, है ना। तो डेटा समराइजेशन के लिए एक्चुअली में काफ़ी सारे टूल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम फंक्शंस को यूज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास में है एक पाइवेट टेबल जो कि स्पेशली बनाई गई है लार्ज डेटा को हैंडल, लार्ज डेटा को समरी बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे पाइवेट टेबल यूज करते हैं, है ना। तो उसकी हेल्प से, प्राइवेट टेबल एंड फंक्शन की हेल्प से विच इज गिवन इन एक्सेल, हम क्या करते हैं, हम डेटा को समराइज कर लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में डेटा विजुअलाइजेशन। तो आपको अगर थोड़ा सा और अच्छा बनाना है अपने डेटा को प्रेजेंटेबल बनाना है, एंड यू वांट कि एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, है ना। तो आपको व्हाट यू वांट टू प्रेजेंट, है ना। तो एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, मे बी जो हमारी ऑडियंस होती है वो मे बी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरह की होती है ना। तो अगर कुछ आप बहुत टेक्निकली बातें करने लगोगे, टेक्निकली उसको डेटा दिखाने लगोगे, तो इट मे बी कि वो अंडरस्टैंड करे या ना करे, उसके समझ में आए या ना आए। बट अगर आप विजुअल्स दिखाते हो ना, देन ओके, तो वो एवरीबॉडी नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल पर्सन कैन अंडरस्टैंड, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उस फाइनली उसको विजुअल फॉर्म में भी चेंज कर देते हैं। दूसरा आपके पास में विजुअल फॉर्म को यूज करने का एक और एडवांटेज है कि उसमें हमें स्केलिंग मिलती है ना। विजुअल जितने भी देखे होंगे उसमें इंडिपेंडेंट एक्सेस होती हैं, यानी एक्स एंड वाई। तो एक्स पर भी एक स्केल होता है, वाई पर भी एक स्केल होता है ना, यानी लेबल्स होते हैं। तो हम उन लेबल्स के थ्रू एक लार्ज डेटा को एक स्मॉल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास में एक एडवांटेज है। तो हमें एक्सेल में ऑल चार्ट्स जो कि हम बेसिक चार्ट सारे दिए हुए हैं, बेसिक चार्ट्स एंड यहाँ पे आपको विजुअल्स दिए हुए, बेसिक चार्ट्स एंड ग्राफ्स दिए हुए हैं, टेबल्स दी हुई हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में हम अपने डेटा को चार्ट्स एंड ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर हमारे पास में है डेटा कंक्लूजन। तो हम लास्ट में डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब है डेटा कंक्लूजन, है ना। तो यहाँ पे आप डेटा को कंक्लूड कर लेते हो, है ना। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर करते हो, है ना, कंक्लूड या फिर रिकमेंड कर लेते हो, इज लाइक दैट। ओके, तो ये कोई भी अगर डेटा है हमारे पास में, तो ये सभी स्टेप फॉलो करने हैं। तो डेटा फर्स्टली डेटा स्टोर होना चाहिए इन स्ट्रक्चर फॉर्म। देन अगर कुछ पैरामीटर्स मिसिंग है तो यू हैव टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। देन लार्ज डेटा होगा, तो उसको हमें समराइजेशन करना है। देन अगर उसको हमें प्रेजेंट करना है एक अच्छे वे में, तो उसको विजुलाइज भी करना है ताकि हर एक पर्सन समझ सके, एंड देन उसमें से कंक्लूजन फाइंड करने हैं। ओके, तो ऑल दी स्टेप, है ना, वी डन बाय दी एक्सेल, है ना, फॉर अ स्मॉल डेटा। तो एक्सेल जो होता है वो बिल्ट बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, एक स्मॉल डेटा को हैंडल करने के लिए, है ना। तो ये आप ये एक इनफ टूल है आपके पास में स्मॉल डेटा को वर्क करने के लिए। बट इंडस्ट्री में पहले हम क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास में स्मॉल डेटा ही होगा, तो उसके लिए फिर एक्सेल को यूज करेंगे। बट जब हम इन टर्म्स एंड जब जब इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर मीनिंग एंड हाउ टू अप्लाई द फार्मूला एंड फंक्शंस, एंड फॉर व्हाट प्रॉब्लम हमें कौन सा चार्ट सेलेक्ट करना चाहिए, एंड हाउ टू कंक्लूड आवर डेटा, है ना। वो सब चीज़ें जब हम समझ लेंगे फॉर एक स्मॉल डेटा के लिए, देन वी गो फॉर अ लार्ज डेटा, है ना। तो फिर हम लार्ज डेटा पे जाएंगे। लार्ज डेटा को अब सबसे पहले प्रॉब्लम है हमारे पास में, अगर लार्ज डेटा है तो उसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, है ना। और डेटा इज वेरिएबल इन नेचर, है ना। क्या है, जो है डेटा वो बार बार चेंज भी हो रहा है, कभी इस तरह का डेटा है, कभी अदर टाइप का डेटा है ना, वो चेंजिंग टाइप का डेटा है। तो फिर हमें क्या चाहिए, और वो डेटा कभी हमें लाइव भी चाहिए, और हम कहीं से भी डेटा को स्टोर कर सकें, कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकें थ्रू इंटरनेट, है ना।
तो फिर हमें चाहिए एसक्यूएल। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में तो हम डेटा जो होता है वो हमारे पास में हमें लाइव डेटा की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, एंड मे बी मैं उस हम कहीं पे भी नहीं उसको हमें एक्सेस करने की नीड पड़ सकती है। तो उसके लिए फिर हमें सर्वर की नीड पड़ती है ना, सर्वर की नीड पड़ती है। और सर्वर सर्वर पर जब सर्वर पर हम जो वर्क करते हैं वो है आपके पास में जो सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज बनाई गई है, दैट इज द एसक्यूएल। ओके, तो फिर हमें एसक्यूएल की नीड पड़ती है, यानी एसक्यूएल सर्वर की नीड पड़ती है। ओके, और एसक्यूएल सर्वर पर हम जब जाते हैं, सर्वर पर हम तभी जाते हैं जब हमारा स्मॉल डेटा से वर्क अब नहीं चल पा रहा है ना। तो अगर हमारे पास में लार्ज डेटा आ रहा है, क्लियर है, लार्ज डेटा है, तो लार्ज डेटा को अब स्ट्रक्चर फॉर्म में हमें स्टोर करना है, और वो आपके पास में क्या हो रहा है, वो चेंजिंग भी हो रहा है, और उसको मुझे कहीं से भी एक्सेस करना है। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम एसक्यूएल को यूज करते हैं। तो पहला क्या है, लार्ज डेटा को स्टोर करना है ना स्ट्रक्चर फॉर्म। क्लियर है। अब डेटा अगर है हमारे पास में तो मे भी उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़े, समराइजेशन करना पड़े, देन ओके, तो हम एसक्यूएल के थ्रू बहुत फास्ट वे में, एक्सेल में तो थोड़ा स्लो वे में होता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड की प्रॉब्लम आ जाती है जब हम हमारा डेटा ग्रोइंग इन नेचर होता है। तो ओके, तो ये स्लो हो जाता है। नेट से अगर हम एक्सेल को कनेक्ट करेंगे और वहाँ से कोई डेटा लेंगे तो एक्सेल जो होगा वो काफ़ी स्लो चलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें लार्ज डेटा को स्टोर करना है यानी मैनेज करना है, लार्ज डेटा अगर मैनेज करना है, यहाँ पे अब मैनेज वर्ड यूज कर लेते हैं लार्ज, क्योंकि वो डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट बैकग्राउंड का डेटा हो सकता है, एंड चेंजिंग वाला डेटा है, तो फिर उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको। देन उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करना है बहुत फास्ट वे में, क्योंकि वो लार्ज डेटा है तो फास्ट वे में कैलकुलेशन होना चाहिए। देन समराइजेशन। ओके, अब यहाँ पे आपके पास में एक्सेल में भी ये सब चीज़ें हैं, बट वो स्मॉल डेटा के लिए था। बट एक चीज़ जो हमें सर्वर में नहीं मिलता वो है डेटा विजुअलाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन नहीं मिलता। ओके, तो अगर हमारे पास में अगर लार्ज डेटा है तो अब स्मॉल डेटा है तो हम उसका विजुअलाइजेशन तो एक्सेल से कर लेंगे, बट अगर लार्ज डेटा है तो लार्ज डेटा को हमने मैनेज करने के लिए एक स्पेशलाइज टूल यूज किया हुआ है जो कि एसक्यूएल सर्वर है हमारा। बट अगर मुझे विजुअल्स भी चाहिए तो फिर इसमें विजुअल्स तो बनेंगे नहीं, है ना। आप क्या क्या कर सकते हो, एक्सेल के सभी वो वर्क जो आप यहाँ पे कर सकते थे वो क्या थे, मैनेज डेटा कर लिया आपने, कैलकुलेशन परफॉर्म किया, समराइजेशन किया और एनालाइजेशन कर लिया। क्योंकि समरी थी तो आपने एनालाइज कर लिया डेटा को, क्या क्या इसमें क्या इनसाइट्स थे, बट विजुअल नहीं बना पाए, है ना। बट आई वांट कि मुझे एक लार्ज डेटा पर विजुअल भी बनाना है। क्लियर है। तो आप वो सर्वर पे तो नहीं कर पाओगे, फिर इसके लिए आपने एक स्पेशलाइज्ड टूल यूज किया, दैट इज द पावर बीआई। ओके, तो पावर बीआई आपने एक लार्ज डेटा को जब आपको विजुलाइज करना होता है तो हम पावर बीआई एंड दूसरे बीआई टूल यूज कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो रीड करेंगे वो है पावर बीआई। पावर बीआई, टैबलू, है ना, इस तरीके के मार्केट्स में हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें पावर बीआई इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग है, तो हम इसको लेंगे। ओके, तो पावर बीआई इज स्पेशली बिल्ट फॉर विजुअलाइजेशन। तो आपके पास में जो डेटा, हम यहाँ पे डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते, बट डेटा कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, डेटा समराइजेशन कर सकते हो, डेटा विजुअलाइज कर सकते हो, एंड आफ्टर द विजुअलाइजेशन आप डेटा को एनालाइज भी कर सकते हो, है ना। तो ये सभी लार्ज डेटा को आपने क्या किया, तो इसमें जो सबसे मेन वर्क है वो है डेटा का विजुअल, है ना, डेटा को विजुअलाइजेशन करना। तो पावर बीआई इज स्पेशली बिल्ट फॉर डेटा विजुअलाइजेशन एंड एसक्यूएल स्पेशली बिल्ट फॉर लार्ज डेटा मैनेज। ओके, ये यहाँ पर है। और यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक्सेल किस लिए बनाए, स्पेशली किस लिए बनाए, एक्सेल सभी के लिए सेम है। ओके, देन अब यहाँ पे जब यहाँ तक जो हमने वर्क किया, ये आपके पास में क्या है, यहाँ तक जब हमने वर्क किया तो यहाँ पे जो हमने देखा था डेटा, डेटा कैटेगरिकल है, डेटा न्यूमेरिकल है ना। तो आपके पास में यहाँ तक हम बहुत स्मूथली वर्क कर सकते हैं। हम एक्सेल में न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल डेटा दोनों को हैंडल कर सकते थे, सर्वर में हम दोनों को स्टोर कर सकते थे, एंड पावर बीआई में दोनों ही टाइप के डेटा को
हम यहाँ पे विजुलाइज भी कर सकते थे। बट नाउ नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में डेटा जो है ना वो है ऑडियो फॉर्म में, डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है, इट्स ओके। बट अब डेटा जो हमने यहाँ पर पहले दिन पढ़ा था कि वो डेटा जो होता है मे बी न्यूमेरिक फॉर्म में, मे बी कैटेगरिकल, मे बी इमेज, मे बी ऑडियो एंड मे बी वीडियो। ओके, तो अब उसके अंदर की इंफॉर्मेशन को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? क्लियर है? उसके अंदर की इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट की जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर दी डेटा एनालिस्ट, तो हमें इंफॉर्मेशन ही एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बेस पे हमें कंक्लूजन निकालना है। तो अगर मेरे पास में इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, देन हाउ? क्लियर है? हाउ हाउ हम कैसे इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम ना इमेज एंड ऑडियो डेटा को हम या फिर वीडियो डेटा को एक्सेल में उसको सॉल्व नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम को, देन उसको हम डेटाबेस पे स्टोर भी नहीं कर सकते। एंड जब डेटा ही नहीं रहेगा तो उसको पावर बीआई में हम विजुलाइज कैसे करेंगे? तो वो चीज़ें हम नहीं कर सकते। देन हाउ एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज डेटा टाइप? तो आपको पाइथन, है ना। फिर आपको एक ऐसे टूल की जरूरत पड़ेगी जो उससे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और वो है पाइथन। ओके, ये एक रीजन हुआ। देन नेक्स्ट रीजन क्या है? नेक्स्ट रीजन ये है कि जैसे हमें एक्सेल के अंदर, ये जो एक्सेल है इसके अंदर हमें जितनी फंक्शनैलिटी यहाँ पर दी गई है सिर्फ हम उन्हीं फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। कुछ और अगर हम फंक्शंस बनाना चाहें, कुछ और फंक्शंस बनाना चाहें, लाइक कस्टम फंक्शंस, है ना, जो हम हमारा क्या है कि मेरे पास में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में क्या है कि मुझे सम भी करना है, मुझे कुछ वैल्यूज का सम करना है, फिर उसके बाद तो उस स्टेप को फॉलो करके मुझे प्लस भी करना है, देन माइनस भी करना है, देन डिवीजन करना है, देन बहुत सारी चीज़ें एक ही में करनी है। तो फिर वो एक्सेल के अंदर नहीं कर सकते। ऐसे ही वो चीज़ें फिर एसक्यूएल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। देन यहाँ पे पावर बीआई में भी वो चीज़, जब डेटा ही नहीं रहेगा तो वो चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, है ना। कस्टम नहीं चीज़ें कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टमाइज नहीं हो सकती। बट अब कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए जहाँ पे हम वो सब चीज़ें कर सकते हैं, तो वो फिर पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। तो पाइथन के अंदर वो चीज़ें हम कर सकते हैं जो चीज़ हम सोच सकते हैं। जो चीज़, ऐसा मेरा मानना है कि जो चीज़ हम सोच सकते हैं कि हमें डेटा से रिलेटेड मुझे ऐसा करना है, डेटा से रिलेटेड मुझे उस तरह का, अगर आपको कुछ एनालिसिस परफॉर्म करना है, इस तरह का एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो वी ऑल ऑल डू विथ पाइथन, है ना। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, तो डेटा, डिफरेंट डेटा को ये हैंडल कर सकता है। देन आपको जो चीज़ करना चाहते हो तो इसके साथ कर सकते हो, यूजिंग दी पाइथन कर सकते हो। देन अगर आप यहाँ पे मशीन लर्निंग की तरफ स्विच करना चाहते हो, मतलब और इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, वो आपके पास में वो पाइथन में भी पाइथन हो सकती है। तो उसके लिए अगर आप एआई में, जैसे आपने एआई, तो आप एआई में स्विच करना चाहते हो, है ना, आफ्टर दी some year in as a data analyst, now you want to switch in a AI career, है ना। तो अब उसके लिए भी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो वो भी आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो, है ना। तो दैट इज द रीजन, ये सब रीजन है जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। क्लियर? ओके, देन तो ये हम टूल यहाँ पे कवर करने वाले हैं, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई एंड पाइथन। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द टूल, और क्यों, किस स्टेज पर हम क्या यूज करते हैं, वो चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की। देन नाउ कम टू एक्सेल। तो फर्स्ट हम एक्सेल लेते हैं। ओके, तो ये एक्सेल जो है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक्सेल इज अ शॉर्ट फॉर्म एक्सीलेंट। तो एक्सेल इज कम फ्रॉम एक्सीलेंट। ओके, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट वर्ड से ही आया हुआ है ना। और वैसे भी अगर आप देखोगे वाई इट्स एक्सीलेंट, वाई इट गिवन द एक्सीलेंट नेम, बिकॉज एक हमने अभी यहाँ पे कवर किया कि एक एज ए डेटा एनालिस्ट हमें क्या क्या चीज़ें हम करते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, ये हमारे पास में है 5 स्टेप। फर्स्टली हमारे पास में डेटा स्टोर है, देन डेटा कैलकुलेशन है, देन डेटा समराइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा को एनालाइज। ओके, तो ये 5 स्टेप सिर्फ इसी टूल में कर सकते हैं, है ना, सिर्फ एक्सेल में ही ये 5 स्टेप है।
और किसी में भी तो कोई ना कोई एक स्टेप मिस है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर्वर में, तो सर्वर में मैनेज डेटा है, कैलकुलेशन है, समराइजेशन है, बट विजुअलाइजेशन नहीं है। बट पावर बीआई में डेटा मैनेज ही नहीं है या फिर डेटा स्टोर नहीं है, बाकी सभी स्टेप है। पाइथन में सेम चीज़, पाइथन में भी ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, ये जो आप यहाँ पे लिखते हो ये पाइथन में भी की जा सकती हैं, बट पाइथन में भी मिसिंग है क्या, डेटा स्टोर। तो डेटा स्टोर पाइथन भी नहीं करता। ओके, तो मीन्स कोई भी कंप्लीट टूल नहीं है एक्सेप्ट दी एक्सेल, कोई भी कंप्लीट टूल नहीं है एक्सेप्ट दी एक्सेल, दैट्स व्हाई इट इज दी एक्सीलेंट। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक स्मॉल डेटा के लिए ही एक्सीलेंट है ना, लार्ज डेटा में फिर ये काफ़ी स्लो हो जाता है, तो फिर वहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो एक्सीलेंट से एक्सीलेंट वर्ड से आया है एक्सेल। ओके, एक्सेल जो है हमारे पास में 2 वर्जन में अवेलेबल है ना। पहला वर्जन जो है आपके पास में वो है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं परपेचुअल। ओके, तो परपेचुअल वर्जन। ओके, देन दूसरा आपके पास में है, इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन वर्जन, है ना, सब्सक्रिप्शन वर्जन। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में परपेचुअल वर्जन एंड सब्सक्रिप्शन वर्जन में क्या डिफरेंस है, ये सबसे बेसिक है, ये जानना हमें। ओके, तो परपेचुअल वर्जन जो होता है वो आपके पास में क्या होता है, वो हमें यहाँ पे परपेचुअल वर्जन जो होते हैं वो पर्सनल वर्जन भी कहलाते हैं। परपेचुअल वर्जन जो होंगे उनको हम कहते हैं पर्सनल वर्जन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ये वन टाइम वाई होगा, वन टाइम वाई होगा। ओके, वन टाइम वाई, वन टाइम वाई करोगे आप, और इसमें लाइफ टाइम आपको लाइसेंस मिलेगा, है ना, लाइफ टाइम लाइसेंस। ओके, देन और इसमें आपके पास में नो स्टोरेज, इसमें कोई स्टोरेज आपको नहीं मिलता है, कोई भी स्टोरेज नहीं मिलेगा, एंड लिमिटेड अपडेट मिलेगा। यानी एक बार इसको आपने वाई कर लिया तो फिर आपके पास में 2 और 3 इयर्स के लिए अपडेट मिलता है, तो उसके बाद इसका अपडेट ऑफ हो जाता है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो जैसे हमारे पास में है एक्सेल 2010, तो जितने में भी एक्सेल आप बाय करते हो और ये लास्ट में ईयर लगा होता है 2013, है ना, देन एक्सेल एक ये अपने इनका इंटरनल रूल है कि ये हमेशा हर 3 ईयर के बाद ही एक्सेल का अपडेटेड वर्जन देते हैं। तो एक्सेल आपको 2010 मिलेगा, फिर 3 था, फिर 7 था, फिर 10 था, फिर 13 है, फिर 16 है, फिर 2019 है, इस तरह से आपको मिलेगा, है ना। तो जितने में भी एक्सेल के लास्ट में ये ईयर लगे होते हैं वो सब परपेचुअल वर्जन होते हैं। परपेचुअल वर्जन मतलब पर्सनल वर्जन, है ना, सिंगल यूजर, ये आप कह सकते हो कि ये सिंगल यूजर है। ओके, तो इनका क्या है, वन टाइम बाय, एक बार आप बाय करते हो उसको इंस्टॉल कर लेते हो, लाइफ टाइम लाइसेंस मिल जाता है आपको, आप इसको कॉमर्शियली भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें स्टोरेज कोई नहीं मिलता, एंड 2 या फिर 3 ईयर के लिए ही आपको अपडेट, उसके बाद अपडेट आना बंद हो जाते हैं। ओके, देन आते हैं अब जो सब्सक्रिप्शन वर्जन है। सब्सक्रिप्शन वर्जन में क्या है, लाइक आपको क्या करना है, इसका कोई वन टाइम वायर नहीं है, ये आपको क्या मिलता है, ये आपको मंथली रिचार्ज ऑप्शन है इसमें, मंथली और ईयरली। तो आपको ये जो मिलता है, या तो आपने किस तरह का वर्जन इसको लिया हुआ है, या तो आप मंथली कर सकते हो और आप ईयरली भी इसको बाय कर सकते हो। तो मंथली एंड ईयरली दोनों ही वर्जन में ही अवेलेबल है। ओके, देन इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें अगर आपने एक बार इसको बाय कर लिया तो आपको क्या है, ये ऑलवेज अपडेट के साथ में आता है, तो ये हमेशा अपडेटेड ही मिलेगा आपको, क्लियर है, हमेशा अपडेटेड। और जब तक आपके पास में रहेगा, अगर मैं इसको आज बाय करता हूँ और कुछ कल अपडेट आ गया है तो इसमें मुझे अपडेट मिल जाएगा, तो ये ऑलवेज अपडेट के साथ आता है हमेशा। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें हमें क्या मिलता है, हमें 1 TB का स्टोरेज मिलता है, तो 1 TB स्टोर हो जाता है। तो आप कहीं पर भी एक्सेल में अगर आप 1 TB स्टोरेज मिलता है, मीन मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लॉग इन कर लेते हो, ये देखो यहाँ पे जैसे लॉग इन आ गया है, और अगर आपके पास में लॉग इन है तो ये डेटा आप यहाँ पे अपने लॉग इन में स्टोर कर सकते हो।
और अगर कहीं पे भी इसको ओपन करोगे तो ये हमेशा जैसे हम जीमेल और हमारे पास में जीमेल और याहू या फिर गूगल ड्राइव होता है ना, वो उसको डेटा सेव कर लेते हैं, डेटा अपलोड कर लेते हैं और फिर उसको कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। तो सेम इसी तरीके से होता है। तो अगर आपके पास में ये वाला वर्जन है तो आप इसमें अपने डेटा में, अपने अकाउंट में उस डेटा को सेव कर सकते हो और फिर उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये इसमें आपको एक एडवांटेज मिलता है। और इसको जो है ना, इसका नाम जो है, इसका नाम ऐसे नहीं आता, इसका नाम आपके पास में है एक्सेल 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365, है ना, 365, या पहले इसी को कहते थे एक्सेल 365। नाम में थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने। तो पहले ये एक्सेल 365 नेम से आता था, अब MS एक्सेल 365 नेम से आता है। ओके, तो ये 2 पार्ट्स में अवेलेबल है। अगर हम एक इनमें से कोई भी अगर देखेंगे तो अपीयरेंस दोनों का सेम है, आपको ये दोनों ऐसे ही दिखाई देंगे, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, है ना। ये इन टॉपिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ओके, तो दैट इज द एक्सेल, थोड़े सा बैकग्राउंड एक्सेल का। ओके, देन सर एक चीज पूछनी थी, अगर जैसे सब्सक्रिप्शन वर्जन हम लेते हैं तो उसका कितना चार्ज करते हैं? नियरली 400 मंथली। मंथली और ईयरली? इसी से मल्टीप्लाई कर लो। ओके ओके। देन अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपने एक मेंबरशिप लिया है, अगर एक इसको बाय कर लिया है तो इसमें 3 to 4% जो है ना वर्क कर सकते हैं। मतलब एक आपने ले रखा है अगर, तो आप लॉगिन एंड पासवर्ड बना के 3 and 4% को उसको यूज करने के लिए दे सकते हो। ओके, तो एक बाय करोगे तो मैक्सिमम 5% यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर 5% यूज करते हैं तो एडवांटेज ये है कि ओवरऑल इसमें 1 TB मिलता है, ओवरऑल 1 TB मिलता है। बट इसको अगर 5% यूज करेंगे तो ये आपके पास में 5 into 1 TB हो जाएगा, यानी 5 TB हो जाएगा। तो पर यूजर आपके पास में टीबी है, लेकिन अगर एक यूज करेगा तो एक ही टीबी होगा। ओके, और 5 यूज कर लेंगे तो फिर सभी को मिल जाएगा 1 TB का स्टोरेज। ओके, तो एक अगर आप बाय कर लेते हो तो उसमें नियरली 5% यूज कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के लिए ये इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, इंडस्ट्री के लिए ये वाला इजी पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर ये पर्सनल वर्जन उन्होंने लिया और मेरे ही लैपटॉप पे इंस्टॉल कर दिया, अगर ऐसा हो तो मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल करोगे और मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेरे साथ ही जाएगा। फिर वो दूसरा बाय करेंगे, फिर तीसरा बाय करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद अगर आप छोड़ के जाते हो तो उसका पासवर्ड एंड आईडी चेंज कर देते हैं। तो इससे वही चीज़ बनी रहती है ना। तो इंडस्ट्री के लिए ये वाले ज़्यादा सुटेबल है ना, कि वो इसको बाय करें। और फिर इसमें क्या होगा, इसमें अगर मान लो छोड़ के नहीं भी जाता है तो अब 10 के बाद 13 आ गया तो फिर वो एम्प्लॉय जो होता है वो 13 की डिमांड करेगा, क्योंकि मे बी उसमें कुछ फंक्शंस जुड़ जाते हैं। फिर वो अगर आप देखोगे तो 10 एंड 2019 या फिर 21 में काफ़ी डिफरेंस है ना। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो इसमें नहीं है, 10 में नहीं है, और वो काफ़ी काम के फंक्शंस हैं। तो फिर वो उनको ना, कंपनी को बार बार एक हर नए वर्जन के लिए उसको बाय करना पड़ेगा, तो इट इज़ कॉस्टली, है ना। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो फिर आपके पास में क्या होता है, फिर ये वाला वर्जन जो है कंपनी या इंडस्ट्री के लिए ये वाला वर्जन ज़्यादा सूटेबल बैठता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमेशा अपडेटेड रहेगा, तो एम्प्लॉय को भी हमेशा अपडेटेड फंक्शन मिलेंगे। तो वो ये वाला वर्जन यूज करते हैं। पर्सनली हमें ये कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि हमें हर मंथ रिचार्ज कराना होता है ना। तो फिर वो हमारे हिसाब से कॉस्टली पड़ जाता है। ओके, तो हमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमें ऑलवेज अपडेट ऐसा कुछ फैसिलिटी चाहिए। अगर ऑलवेज अपडेट चाहिए तो हम यही लेंगे, फिर ये नहीं लेंगे, है ना। लेकिन हम थोड़ा पुराना भी हो जाता है तो भी चल जाता है, तो फिर हम यहाँ पर परपेचुअल वर्जन ही, क्योंकि वो फिर हमें चीप पड़ता है, ये महंगा पड़ जाता है। तो इट डिपेंड कि हमारा कैसा यूज है, उसके बेस पर हम इसको चूज करते हैं। यस, क्लियर है सुहानी? यस सर, क्लियर है। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम एक्सेल को यूज करेंगे तो फर्स्टली इसका इंटरफेस देखेंगे। तो इंटरफेस जो है, जब एक्सेल पहली बार बना था तो ये आपके पास में इसको लोटस ने डेवलप किया था।
है ना। लोटस एक कंपनी थी जिसने इसको डेवलप किया था, और लोटस जो है वो IBM की सपोर्टिंग कंपनी थी, IBM। ओके, फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट, और जब इन्होंने डेवलप किया था तो इसको जब इन्होंने डेवलप किया तो ये CUI फॉर्म में था। CUI मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस जो होता है उसमें आपको स्क्रीन पर कुछ दिखता नहीं है। स्क्रीन पे बस आपके पास में क्या आता है, स्क्रीन पर आपको एक काली से आपके पास में CMD, एक ये ब्लैक सी स्क्रीन आती है इस तरह से, और यहाँ पे आपको कोड रन करना पड़ता है टू रन योर प्रोग्राम, है ना, टू मेक द कैलकुलेशंस, है ना। ऐसे प्रोग्रामिंग जिसे हम कहते हैं ना, प्रोग्रामिंग, वो आपको यहाँ पे लगानी लेनी पड़ती थी। तो CUI फॉर्म में कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन मिलता था और उस पर आपको कोड लिखने होते थे। एक्सेल इस तरह से नहीं था, ये ऐसे नहीं था। ओके, तो फिर इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने वाई किया। माइक्रोसॉफ्ट ने वाई करने के बाद इसको जो है वो, इसको MS ने वाई करने के बाद इसको जो है GUI फॉर्म में चेंज कर दिया। तो GUI फॉर्म मतलब आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब ये आपको ये दिख रहा है, ये सब कलर, ये सब कलर दिख रहे हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये जो अभी स्क्रीन आप देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब ग्राफिक्स है। ओके, तो ये फिर हमें यूजर फ्रेंडली हो गया। CUI फॉर्म तो जो था कोड लिखना पड़ता था, तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं था। तो ये जब इसको माइक्रोसॉफ्ट ने वाई करके GUI फॉर्म में चेंज किया तो ये यूजर फ्रेंडली हो गया, है ना, क्योंकि सब कुछ आपको दिखता है, तो इसको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही पर्सन यूज कर पाते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस हो गया। ओके, तो ये जो GUI फॉर्म में इसने चेंज किया उसी को कहा गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI फॉर्म को करेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब करेक्टर लिख के जब काम होगा तो करेक्टर यूजर इंटरफेस, जब टच बेस कुछ काम होगा, टच बेस, तो हम यहाँ पे एक्सेल में तो माउस की हेल्प से सब कुछ टच बेस कर सकते हैं, तो टच बेस जब वर्क होता है तो उसको कहा जाता है आपके पास में GUI फॉर्म। टच बेस हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं, इसलिए टच बेस हम कर पाते हैं, तो उसी को कहा जाता है GUI फॉर्म, है ना। तो ये इसको माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। ओके, तो ये जो आपको अभी दिख रहा है जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, ये सब इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और इस इंटरफेस में जो सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन, डेटा एनालिसिस और एक्सेल, तो ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, दैट इज नोन एज ए टाइटल बार। इसको हम कहते थे टाइटल बार। ओके, और टाइटल बार क्या कैरी करता है, टाइटल बार इस फाइल के नेम को कैरी करता है ना, फाइल का नेम। तो ये एक्सेल जो फाइल है, जिस भी नेम से आप ये सेव करोगे इन फ्यूचर या अभी, वही तो ये डेटा, ये मैंने इसको नेम दिया है ना, टाइटल इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो वही नेम आता है। ओके, देन इसके बाद फिर नीचे आते हैं एक स्टेप बिलो। तो एक स्टेप बिलो जब आएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये जो फाइल फाइल देन होम देन इंसर्ट, ये आपको पूरी लाइन दिख रही है, दैट इज नोन एज ए मेन्यू बार। मेन्यू बार एंड मेन्यू बार मतलब ये पूरी स्टेप जैसे फाइल है, फाइल होम, ऐसे कॉमा होम देन इंसर्ट, इन सब को जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो जो हमें वो देता है ना, आपकी अपनी फाइल देता है जिसमें सारा कुछ लिखा होता है, क्या क्या आइटम्स है, तो वो सब मेन्यू, उसी को कहते हैं मेन्यू। तो यहाँ पर भी क्या है, एक्सेल के अंदर क्या क्या हमें जो फंक्शंस अवेलेबल हैं वो सब आप यहाँ से देख सकते हो, तो उसी को कहा जाता है मेन्यू बार। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आएंगे। अच्छा, आप किसी भी इंडिविजुअल के जब नेम लेते हो, जैसे व्यू टैब है, हेल्प टैब है, पावर पाइवेट है, देन फाइल देन होम, है ना, तो इंडिविजुअली जब इसको नेम लोगे तो दैट इज द टैब। इंडिविजुअली इनको कहा जाता है टैब। तो अगर किसी एक का नाम लेंगे जैसे होम टैब, तो ये होम जो है एक टैब है। टैब मतलब टेबुलर। ओके, तो आप इसको इंडिविजुअल को टैब कहते थे। ओके, देन हर एक टैब के अंदर अगर आप किसी भी टैब पर क्लिक करते हो, जैसे फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प, हेल्प भी टैब के अंदर काउंट होता है, ये चीज़ याद रखनी है। ओके, देन हर एक टैब के अंदर आपको यहाँ पे कुछ ये वर्टिकल लाइन मिलेगी, है ना, यहाँ पे वर्टिकल लाइन मिलेगी। तो द एरिया बिटवीन द वर्टिकल लाइन, द एरिया बिटवीन टू वर्टिकल लाइन इज नोन एज ए ग्रुप। ओके, GROUP, ग्रुप। ओके, ग्रुप, तो इसको हम ग्रुप कहते हैं। जैसे ये आपको यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, दो लाइन के बीच का एरिया जो है ग्रुप है, एंड इस ग्रुप का नेम यहाँ बॉटम में मेंशन है।
हर एक ग्रुप का नेम बॉटम में मेंशन है। तो लाइक जैसे होम होम ग्रुप होम टैब के अंदर हमारा जो ग्रुप है, पहला ग्रुप जो है वो क्लिपबोर्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला जो है वो क्लिपबोर्ड है, देन फॉन्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में फॉन्ट है, देन अलाइनमेंट है ना। तो ये सब आपके पास में नीचे उनके ग्रुप के नेम आंसर है। ओके, तो दैट इज नोन एज ए ग्रुप। ओके, देन ग्रुप के अंदर जो जो हमारे पास में दिए गए हैं, ग्रुप के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास में कैलिबरी है, ये फॉन्ट साइज है, ये आपका बोल्ड है, इटैलिक है, बॉर्डर है ना। तो दैट इज नोन एज ए ऑप्शंस और यू कैन से कमांड। ऑप्शन और कमांड, तो आप इनको ऑप्शन कह सकते हो या कमांड कह सकते हो। तो लाइक जैसे बोल्ड है ना, फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है ना, ये सब चीजें। तो दैट ऑल नोन एज ए कमांड। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पर, है ना, इसको क्या कहते हैं? यस सुहानी, इसको क्या कहते हैं? ये जो यहाँ पे होते हैं इस ब्लैंक एरिया को, सुहानी? डिस्क्रिप्शन। नहीं, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला, ओके। तो जो भी फॉर्मूला अगर आप लिखते हो तो वो यहीं पे डिस्प्ले होता है, क्लियर? इसके अंदर तो उसी को कहा जाता है फॉर्मूला बार। ओके, देन फॉर्मूला बार के जो राइट साइड में जो यहाँ पर एक और आपको बॉक्स नजर आएगा, दैट इज नोन एज ए नेम बॉक्स, है ना। इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स क्या करता है? नेम बॉक्स कंटेन करता है, जिस भी सेल पर क्लिक करते हो, ये सेल है ना, ये एक एक सेल है जो आपको ये बॉर्डर के अंदर सेल है, तो इस सेल की लोकेशन को ये कंटेन करता है। तो आप किसी भी सेल पर क्लिक करोगे तो इसका लोकेशन आता है। जैसे ये यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या है? ये के है, जो इसका कॉलम हेडिंग है वो के है, एंड इसकी रो जो है वो 12 है। तो ये देखो K12 आ गया, है ना। तो ये क्या करता है? सेलेक्टेड सेल की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, सेलेक्टेड सेल लोकेशन, है ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है नेम बॉक्स। ओके, नेम बॉक्स के बाद यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये जो ABCD है, जहाँ पे लिखा गया है ABCDEF, तो ये हमारे पास में कहलाता है कॉलम हेडिंग्स। कॉलम हेडिंग्स ये कहलाते हैं। कॉलम हेडिंग इन एक्सेल हमेशा ABCD इस तरह से ये हमेशा रहेंगे, तो इन्हीं को हम कहते हैं कॉलम हेडिंग्स। ओके, देन इसके बाद फिर नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे ये 1 2 3 जो आपको नजर आते हैं, ये हमारे कहलाती हैं रो हेडिंग्स, है ना। तो इनको हम कहेंगे रो हेडिंग्स। ओके, देन रो हेडिंग्स। ओके, इसके बाद रो हेडिंग्स हमेशा क्या होंगी? रो हेडिंग्स हमेशा न्यूमेरिक होंगी, 1 2 3 4 5, ये हमेशा न्यूमेरिक होंगी। तो कॉलम हेडिंग ऑलवेज ABCD यानी कैटेगरिकल, एंड द रो हेडिंग्स हमेशा न्यूमेरिक होंगी। ओके, देन इसके बाद फिर नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे नीचे जो है आपके पास में ये है एनालिसिस, देन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा टाइप, टूल्स, एक्सेल एंड इंटरफेस। तो ये हमारा जो दैट एरिया इज नोन एज ए सीट टैब। तो इसको हम कहते हैं सीट टैब। सीट टैब जो होता है वो सीट का नेम को कैरी करता है, तो यहाँ पे आपके पास में सीट टैब कहलाता है। ओके, ओके, देन इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दो स्क्रॉल बार मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक होता है आपके पास में वर्टिकल, टू एडजस्ट द योर सीट, है ना। तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, है ना, दो स्क्रॉल बार मिलते हैं, तो दैट इज नोन एज ए स्क्रॉल बार। दो मिलेंगे, एक होगा हमारे पास में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। देन इसके बाद नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें यहाँ पर ये 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 3 है ना, 3 आइकन टाइप दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है? ये है व्यू स्टेटस। व्यू स्टेटस, व्यू व्यू स्टेटस, या आप व्यू स्टेटस नहीं, पेज स्टेटस में, पेज स्टेटस। पेज स्टेटस का मीनिंग क्या है? पेज स्टेटस का मीनिंग है कि ये जो पेज है इसके 3 स्टेटस हैं। पहला ये नॉर्मल, तो जब भी हम अगर एक्सेल कभी ओपन करेंगे तो हमेशा नॉर्मल व्यू में ओपन होता है, हमेशा नॉर्मल व्यू में ओपन होता है। तो ये देखो अभी नॉर्मल व्यू है ना, तो ये हमेशा बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू ओपन होता है। बट अगर हम प्रिंट निकालना चाहेंगे
तो प्रिंट जो होगा वो कैसा निकलेगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पेज लेआउट देखना होगा कि एक पेज पर कितना आएगा, क्योंकि एक शीट जो होती है वो काफ़ी लार्ज होती है। तो हमें देखना है कि वो एक शीट पर अगर प्रिंट निकालूंगा तो एक शीट पर कितना आएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखो आपके पास में क्या होगा, ये देखो ये दिखा ना कि कितने कैसा आएगा प्रिंट। तो अभी अगर हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये आपको 2 पेज पे आएगा और हाफ पेज पे, एक पेज पे इतना आएगा और सेकंड पेज पे ये इतना आएगा, है ना। तो आपको जब भी प्रिंट निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा। अब मैं इसको एक पेज पे चाहता था बट ये 2 पेज पे आएगा और ये हाफ इस पे आएगा, हाफ इस पे आएगा, तो ये फिर गलत हो गया, है ना। तो आपको पहले जब भी प्रिंट निकालना है तो उससे पहले देखना है, ओके। तो वो देखने के लिए फिर इसको ठीक कैसे करेंगे, वो तो हमारे पास में यहाँ पर है पेज लेआउट में, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। वो तो हम ऊपर का भी नहीं देख रहे हैं, है ना, अभी तो हम इंटरफेस देख रहे हैं। तो आपको हमेशा यहाँ पर जब भी प्रिंट निकालना है अगर एक्सेल फाइल से, तो पेज लेआउट को जरूर एक बार व्यू करना है ताकि आपको पता चल सके कैसा आएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा आएगा भी या नहीं आएगा। उसके बाद नाउ अगर आप देखते हो पेज लेआउट पर, तो ये पूरी शीट को जिस पे आपने कुछ मेंशन किया है या फिर नहीं किया है सभी को एक 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 पेज में चेंज कर देता है। तो ये देखो आपको पेज दिखने लगे इतने सारे, है ना। बट आई एम इंटरेस्टेड कि मैंने जितने पे लिखा है मुझे उतने का व्यू दिखाओ, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास में आता है एक पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब होता है कि जितने पे मैंने लिखा है मुझे सिर्फ उसका प्रीव्यू चाहिए, ओके। तो ये थर्ड है। तो थर्ड में अगर आप देखोगे ना तो जितने पे आपने कुछ अभी तक मेंशन किया हुआ है सिर्फ उतने का प्रीव्यू है। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 ही सीट पे कुछ मेंशन किया हुआ है तो वहीं तक दिख रहा है, ओके। और ये कुछ इस तरह का आएगा। तो दैट इज द पेज ब्रेक प्रीव्यू, ओके। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा एक्सेल नॉर्मल में ही ओपन होगा। देन आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो पहले पेज लेआउट देखो, और फिर अगर आप सिर्फ उतने का डेटा जितने का आपको जितने में आपने डेटा लिखा है मेंशन किया है उतने का ही देखना चाहते हो तो पेज ब्रेक प्रीव्यू भी देख सकते हो, ओके। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास में क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको अगर एक्सेल एक्सेल अगर आप लेटेस्ट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे एक ना डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा, है ना, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक रिबन डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा, ओके। रिबन रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ओके। जैसे हमारे पास में क्या है, ये वर्किंग स्पेस जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22 रो दिखती है सिर्फ ना, 1 से 22 रो दिखाई देती हैं। बट मुझे थोड़ा सा और आई गेस कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे और एरिया मिल जाए वर्किंग, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो ये जो आपके पास में ये जो यहाँ पर ये जो अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे ये जो टैब हैं एंड टैब के नीचे जो ये ग्रुप्स हैं इनको हम थोड़ी देर के लिए हाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। देखो ये हाई आपको यहाँ पे दिखाएगा शो टैब, तो सिर्फ टैब टैब दिखेंगे, टैब ना, होम टैब, मेनू बार आपको सिर्फ दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आपका स्पेस थोड़ा आप देखो 22 से 27 तक आ गया, ओके। देन मुझे थोड़ा सा और चाहिए एक, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑटो हाइड का ऑप्शन, तो आपको पूरा ये स्पेस मिल जाएगा जिसमें 1 to 30 रोज आपको दिखाई देंगे। तो पेज का थोड़ा सा आपको व्यू मतलब वर्किंग स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, आपको स्क्रॉल कम करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक ऑटो हाइड रिबन ऑप्शन है, देन शो टैब ओनली, तो आप सिर्फ टैब को शो कर सकते हो, ओके। जब ऑटो हाइड है तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो वो स्लाइड होगा, और अगर आप वर्क करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। फिर उस पर क्लिक करोगे ग्रीन एरिया में तो स्लाइड होके नीचे आएगा। फिर यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन हमें मिलेंगे, ओके। और लास्ट वन इज टू शो परमानेंट, तो ये आपको सब परमानेंट दिखाएंगे। तो नॉर्मली ये सब कुछ आपको व्यू टैब एंड व्यू सब में आपको परमानेंट वाला ही ऑप्शन मिलता है ना। तो ये भी यहाँ पर एक ऑप्शन है। तो दैट इज द लेआउट, ये हमारा लेआउट है। यस सुहानी, क्लियर है ये? Yes, sir, got it. ओके, देन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब थोड़ी सी इसमें इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब स्ट्रक्चर लेते हैं।
तो अगर हम स्ट्रक्चर को जैसे हमारे पास में अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इस वाले एक्सेल में होता है उसको हम कहते हैं सेल, है ना, सेल। तो सेल जो है ना, ये हम अगर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो जो एरिया, जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया हम सेलेक्ट कर पाते हैं एक क्लिक में, वो होता है हमारे पास में सेल, है ना। तो और इस सेल को क्या, इसकी अगर डेफिनेशन देंगे तो सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, है ना। तो जहाँ पे रो एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है उसी को कहते हैं हम सेल। ओके, तो ये तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में रो। तो रो क्या होता है, जैसे ये हमारा है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो अब देख लो मैं इस रो पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी लाइन ऐसे दिखती है ना। यहाँ अगर मैं 12th रो पे सिलेक्ट करता हूँ, ये रो हेडिंग है तो मैं रो हेडिंग में 12 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये ऑल पूरी ये रो आपको दिख रही है ना। तो एक्चुअली में ये रो क्या है, रो इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। अगर आप सेल को कलेक्ट करते चले जाओगे ऐसे तो वो फिर रो बनती है। तो रो जो होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ सेल इन इन व्हाट, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर हॉरिजॉन्टली आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट करते चले जाओगे तो ये आपके पास में रो बन जाएगी। ओके, देन फिर नेक्स्ट अगर हम कहें कि कॉलम्स, तो कॉलम्स क्या होते हैं, अगर हम किसी भी रो, अगर बहुत सारे सेल को वर्टिकली सेलेक्ट कर लें, वर्टिकली, तो वो क्या बनती है, तो वो कॉलम बनता है ना। तो कॉलम की डेफिनेशन अगर हम देंगे तो कॉलम क्या होता है, कॉलम इज अ कलेक्शन ऑफ सेल इन वर्टिकल, है ना। तो अगर आप वर्टिकली ऐड करते हो तो वो कॉलम बनता है। ओके, देन इसके बाद आता है रेंज। रेंज, तो रेंज का मतलब क्या होता है, अगर आप वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ऑल तरफ से कुछ सेल को सिलेक्ट कर लेते हो, मतलब मोर देन वन रो एंड मोर देन वन कॉलम, ऐसे ना आप ऐसे सेलेक्ट कर, कॉलम एंड रो तो खैर यहाँ पे वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। देन कलेक्शन ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स, है ना, कलेक्शन ऑफ सेल्स इन ऑल डायरेक्शन, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, है ना, दोनों तरफ ही आप सेलेक्ट कर लेते हो तो वो क्या बन जाती है, तो फिर एक रेंज बनती है। ओके, वैसे भी अगर आप रो, पूरी जो रो होती है अगर आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो तो वो भी एक तरीके से क्या है, वो भी एक तरीके से रेंज ही है ना। तो याद रहेगी, तो ये हमारी रेंज कहलाती है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद होती है टेबल, है ना। तो टेबल क्या होता है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, है ना। ये जो रेंज होती है ये हमारा, इसको हम ये नहीं कहते कि ये आपके पास में कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स है, ऐसे ही सेलेक्ट करना है, बट ये रो एंड कॉलम्स नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ सेल्स है। बट अगर टेबल आएगा तो टेबल क्या होता है, टेबल एक स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में हमेशा रो एंड कॉलम्स होते हैं। तो एक्चुअली में जब टेबल वर्ड हम यूज करेंगे तो कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स कहेंगे, रोज एंड कॉलम्स। ओके, और इस ये फिगर ऐसे ही रहेगा, रो एंड कॉलम। तो आपका अगर हम ऐसे लेंगे तो ये रेंज भी है, और इसी तरीके से अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये कॉलम्स भी है। बट कॉलम्स में हमेशा कॉलम्स के नेम होंगे, रो में कोई भी नेम नहीं होंगे, है ना। तो रो में नेम, रेंज में आपके पास में नेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट कॉलम में क्या होगा, लेबल जरूर होगा। तो टेबल में लेबल जरूर होगा। टेबल वर्ड तभी यूज किया जाएगा जब हर एक कॉलम का ऊपर नाम लिखा हो, क्लियर है। अगर नाम नहीं लिखा है तो फिर हम वो अगर ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो वो रेंज होगा। ओके, देन इसके बाद फिर नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है सीट, शीट। तो यहाँ पे आती है वर्कशीट, वर्कशीट। तो वर्कशीट क्या होती हैं, अगर यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे आपने यहाँ से इतना सेलेक्ट किया, है ना, फिर नेक्स्ट यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लिया, फिर आपके पास में यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं तो ये एंड होगा ही। तो एक्चुअली में सीट क्या होती है, सीट होती है कलेक्शन ऑफ रेंज। तो कलेक्शन ऑफ रेंज, है ना, अगर आप बहुत सारे कलेक्शन रेंज को सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब आप इस पूरे सीट को सिलेक्ट कर लोगे, तो उसी को कहा जाता है वर्कशीट। ओके, देन इसके बाद आते हैं, सबसे बड़ा होता है इसमें वर्कबुक, है ना। तो वर्कबुक क्या है, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। तो ये जो एनालिसिस टैब है, ये हमारा डेटा एंड इंफॉर्मेशन टैब, यहाँ पर ये शीट है, ये सब क्या है, ये एक एक सीट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये नीचे देख रहे हो आप, इंटरफेस है, एक्सेल है, टूल है, देन डेटा टाइप है, ये सब सिंगल सीट है।
और सिंगल सीट के यहाँ पे नेम है, एनालिटिक्स है ना, ये एनालिसिस है, डेटा टाइप है, तो ये सब सीट के नेम होते हैं नीचे, क्लियर है। अब जब इन सबको कलेक्ट एक साथ जब कहोगे, तो एक साथ जब कहते हैं तो उसी को कहते हैं वर्कबुक। तो अगर हम वर्कबुक कहेंगे तो ये सब आ जाएंगे उसके अंदर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज ए वर्कबुक। और जो ऊपर आपने हेडिंग दी है या वर्कशीट, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, तो जो आपने ऊपर हेडिंग दी है ना, ये जो आपने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिसिस, ये क्या है, यही आपकी वर्कबुक का नेम है। तो एक्चुअली में ये जो नेम होता है, ये नेम फाइल का नहीं, इसको हम कहते हैं वर्कबुक। तो ये हमारी वर्कबुक का नेम होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिसिस जो है हमारा वर्कबुक का नेम है ना। और उसके अंदर बहुत सारी सीट हैं, तो ये सब सीट हैं जिनके अलग अलग नेम है, लेकिन ये जो है ना हमारी वर्कबुक का नेम है। तो सबसे बड़ा टर्म जो होता है वो यही है, वर्कबुक। ओके, देन इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग हो जाने वाली चीज़ है वो है हमारे पास में रो एंड कॉलम्स। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये रो के नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, बट ये कहाँ तक जाएंगे, ओके। और यहाँ पे कॉलम्स, तो कॉलम्स ये ABCD स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये फिर कहाँ तक जाएंगे। तो ये क्या है, ये फाइनाइट नंबर है, ये एक फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट का मतलब कहीं ना कहीं तो एंड होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे कहाँ पे एंड होगा, तो ये हमें जानना है कि जैसे मुझे सबसे लास्ट वाला जो रो है उसका क्या नंबर है। तो यहाँ पर अगर आएंगे है ना, तो यहाँ पे अब कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में ये एंड है ना, ये एंड है, क्लियर है। तो ये एंड, तो इसमें कितनी रो होती है, 10,48,576, ओके। और ये कभी ना तो कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं। तो 10,48,576 इतनी रो एक्सेल के अंदर होती हैं एक शीट में, और ये हमेशा फिक्स होती है, ना तो ये कम होंगी और ना ही ज़्यादा होंगी। चाहे आप यहाँ से कितनी भी रो डिलीट करोगे उतनी ही रो फिर से इंक्रीज हो जाती हैं। तो 10,48,506 जो है ना वो रो के नंबर्स हैं, इतनी रो होती हैं एक सीट के अंदर, ओके। देन अब कितने कॉलम्स होते हैं, ये ABCD, तो ये ABCD भी जब एक्सेल बना था पहले, तो ये ABCD भी फिर नंबर्स में थे, है ना। तो वो नंबर फॉर्मेट अभी भी सेव है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप इस रिबन के अंदर बहुत सारी चीज़ें कभी हटा भी सकते हो और कई चीज़ें इसके अंदर लगा भी सकते हो। तो नथिंग इज फिक्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से फिक्स नहीं है, तो आप उनको हटाया जा सकता है। हटाने का मतलब कस्टमाइज। तो आप रिबन, अच्छा ये सबको क्या कहते हैं, सबको एक साथ रिबन कह देते हैं। तो ये जो आप टैब एंड इसके अंदर के जो ग्रुप्स हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज ए रिबन, है ना। तो यहाँ पे मैं ये कहाँ से कहाँ तक के एरिया को रिबन कहा जाता है, तो ये भी मैं यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। सेप ले लेते हैं, और सेप में ये जो मेन्यू बार है एंड ग्रुप, मेन्यू बार एंड ग्रुप एंड कमांड्स, फॉर्मूला बार नहीं आता रिबन में, तो ये पूरा एरिया जो होता है वो रिबन कहलाता है। अब पहले तो नहीं, बट ये जब अपडेट हुआ था तो इसको अब रिबन कहते हैं। तो रिबन में क्या क्या चीज़ आती है, ये जो ऊपर की स्ट्रिप है ना, ये वाइट वाली स्ट्रिप जो है जिसमें आपके पास में मेन्यू बार है, ग्रुप है एंड ऑप्शंस हैं, ये फार्मूला बार से ऊपर एंड ये जो टाइटल है उससे नीचे, ये पूरा एरिया हमारा मेन्यू बार का रिबन कहलाता है ना, जिसके अंदर ये मेन्यू बार, टैब, ग्रुप्स, कमांड, ये सारी चीज़ें आती हैं, ओके। देन इसके अंदर नेक्स्ट आते हैं। अब कितनी आपके पास में रो तो हमने देख लिया कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, तो वो अभी भी है इसके अंदर कस्टमाइज। अगर हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे इन्फो के अंदर क्लिक करें, नहीं इन्फो नहीं, ऑप्शन मोर के अंदर जाएंगे, ऑप्शंस में जब जाएंगे तो ऑप्शंस में यहाँ पे मिलेगा फार्मूला, और फार्मूला में आपको R1C1 रेफरेंस स्टाइल मिलेगा, है ना। इस पे क्लिक करके एंड ओके करेंगे तो देखो ये नंबर में चेंज होगा, है ना। अब आपको देखने लगा कॉलम भी यहाँ पर एक नंबर में थे, तो पहले ये कॉलम भी नंबर में ही हुआ करते थे, ओके। अब देखते हैं सबसे लास्ट वाला नंबर। तो सबसे लास्ट वाला जो आपके पास में नंबर है वो है 16,384। तो किसी भी एक्सेल सीट के अंदर 16,384 जो होती हैं वो आपके पास में कॉलम्स होते हैं, है ना। तो 16,384 कॉलम्स, ओके। और ये भी फिक्स है। तो एक्सेल में सीट में
आप यहाँ से चाहे कितने भी डिलीट करोगे, देखो मैं यहाँ पे इनको सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से अगर मैं इनको डिलीट करता हूँ तो फिर उतने इंक्रीज हो जाते हैं। तो देखो ये 12 फिर से आ गया ना, ऐसे 12, 13, 15, फिर मैं इनको डिलीट करता हूँ तो ये देखो आपको इंक्रीज होते हुए दिखते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये कभी भी डिलीट, कभी भी कम नहीं होते। अभी आपने देखा मैंने कितनी बार डिलीट किया, लेकिन अगर लास्ट में जाके देखूंगा तो अभी भी वो नंबर वही आएंगे, है ना। तो ये कभी भी कभी भी कम नहीं होंगे। ओके, देन इसके बाद इसमें एक चीज़ और जानना है कि यहाँ पे एक्सेल जो होता है, एक्सेल को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज ए एक्सटेंशन, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो ये भी एक जानना जरूरी है कि हम एक्सेल को कितने फॉर्मेट में सेव किया कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन यहाँ पर कैसे पता चलेगा हमें एक्सटेंशन, तो कुछ जो फेमस एक्सटेंशन है जैसे XLXX, है ना, इसमें हम सेव कर सकते हैं SL। लास्ट में जैसे हम वर्ड फाइल को सेव करते हैं ना तो उसमें आता है DOC, वैसे ही एक्सेल में क्या आता है XLXS, XLSX, है ना। अब लेकिन पुराने वर्जन में ये चीजें क्या थी, पुराने वर्जन में ये था SLS ओनली, X नहीं था। ओके, देन आप इसमें भी सेव कर सकते हो, देन इसको CSV में सेव कर सकते हो, देन इसको PDF में सेव कर सकते हो, है ना, ऐसे। देन इसको आप जो है मैक्रो में सेव कर सकते हो, तो आप मैक्रो में भी सेव कर सकते हो। तो उसमें जब सेव करते हैं तो हमारे पास में आता है XLSM, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन है जिसको आप सेव कर सकते हो। वो एक्सटेंशन हम देख कैसे सकते हैं, तो आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पे आओगे और सेव एज में जब जाओगे और इस फाइल को जब सेव करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है सेव एज टाइप। ओके, और यहाँ पे ये आपको पूरी लिस्ट दिखाई देगी, है ना। तो इतनी ये जो वे हैं, लाइक मोर देन यहाँ पे 21 है ना। तो मोर देन 21 तरीके से आप इसको सेव कर सकते हो एक्सेल फाइल को। ये सब वो एक्सटेंशन है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये PDF भी आ रहा है, तो एक्सेल को आप PDF में सेव कर सकते हो, एक्सेल को आप यहाँ पे CSV में सेव कर सकते हो, है ना, XML फाइल में सेव कर सकते हो। तो बहुत तरीके से इसको सेव किया जा सकता है, क्लियर। नॉर्मल जो आपके पास में आता है, नॉर्मल जो एक्सेल फाइल बाय डिफॉल्ट जो सेव होगी, अब अगर लेटेस्ट वर्जन है तो वो XLSX में सेव होगी। ओके, ठीक सर है। तो जैसे आज हाँ TDS बोलो। का हमें पता है, लेकिन CSV को होता कैसा, CSV का फॉर्मेट? एक्चुअली मैंने CSV का वो नहीं करा। CSV बिल्कुल ये जो एक्सेल आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसे ही है ना। बट आपके पास में क्या होता है, CSV जो होती है, CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में जब आप इसको सेव करोगे तो पहली बात, जैसे ये वर्कबुक है, ये वर्कबुक है ना, एक्सेल वर्कबुक है, तो इसके अंदर बहुत सारी सीट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बट अगर आप इसी फाइल को CSV में सेव करोगे तो आपको सिर्फ एक सीट मिलेगी, सिंगल शीट। सिंगल सीट। तो CSV में हमेशा सिंगल सीट होती है, पहली बात। CSV में अगर मैं इसी फाइल को CSV में सेव करूंगा अगर, तो ये जो मैंने कलर वगैरह किया है ना, ये कलर नहीं आएगा। तो CSV में कभी भी फॉर्मेटिंग नहीं आता, है ना, बस। कल इसमें कभी भी फॉर्मेटिंग नहीं आएगा। फॉर्मेटिंग का मतलब है जो ये बॉर्डर लगाया है ये नहीं आएगा, ये जो आपने ये यहाँ पर ये जो बॉर्डर लगा दिए या कलर वगैरह लगाया है, ये कुछ नहीं आएगा, ओनली डेटा आएगा, ओनली डेटा। ओके, तो CSV फाइल जो होता है, अगर हमें कोई बहुत लार्ज डेटा है ना, और लार्ज डेटा है बट वो फाइल का साइज इंक्रीज कर रहा है ना, तो हम क्या करते हैं फिर उसको, और मुझे सिर्फ डेटा से मतलब है, उसके फॉर्मेटिंग से मतलब नहीं है, क्लियर है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको CSV में सेव कर देते हैं। तो जब CSV में हम सेव करते हैं तो उसमें से ये कलर की इंफॉर्मेशन घट जाएगा, तो उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। देन ये बॉर्डर का इंफॉर्मेशन, ये भी क्या होगा, ये हट जाएगा, तो इसका साइज आपका इंफॉर्मेशन कम हो जाएगी, तो फाइल का साइज कम हो जाता है। तो जब फाइल का साइज, मतलब हमें सिर्फ डेटा से कंसर्न होता है, उसके फॉर्मेटिंग से नहीं। तो फिर, और वो बहुत लार्ज डेटा है एंड आई वांट टू के वो स्मॉल स्मॉल साइज में सेव हो, तो उसको फिर CSV में सेव करते हैं और सिर्फ एक ही फाइल होगी उसमें, क्लियर है। तो ये कुछ है, CSV का मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसलिए, है ना। तो उसमें कोई बॉर्डर ऑर्डर नहीं चलेगा आपका, क्लियर है। बेसिकली तो डेटा रहता है उसमें सारा। ठीक है, और दिखने में ऐसा ही होगा, अगर ओपन करोगे तो उसमें ऐसे ही आएगा।
और बाहर जब इसको जब सेव कर दोगे तो जिसके अंदर अभी अभी जो वर्जन है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक में आ रहा है ये आपको 9 ये डॉट से दिख रहे हैं और एक में यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो अगर ये ए है तो ये CSV है। अब देखो फाइल दोनों एक जैसी है नियरली, बट इसमें जिसमें ये 9 डॉट आ रहा है वो एक्सेल है और जिसमें ये ए लिखा हुआ है ये CSV है। ओके, तो ओके इसमें सिर्फ एक ही फाइल होगी, एक ही सीट होगी। ठीक है, ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर, ओके। थैंक यू।